नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पीएफ से रिलेटेड 5 नए क्वेश्चंस के बारे में। इस 5वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल जो कि मुझसे कई सारे लोगों ने पूछा है कि क्या एम्प्लॉयर का पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, और अगर नहीं तो फिर ये जो एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयज की सीटीसी का पार्ट क्यों होता है। तो गाइस इसका जवाब है कि कोई भी कंपनी जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन पार्ट है पीएफ में, वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट नहीं कर सकते। ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। लेकिन क्योंकि जो एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो उनका एक कॉस्ट है, वो एम्प्लॉय को ही दे रहे हैं, तो इस वजह से वो लोग उसको एक सीटीसी का पार्ट बना के रखते हैं। और सीटीसी में क्योंकि वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एडेड है और आपको लग रहा है कि वो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, तो गाइज आप गलत हैं। सीटीसी आपकी सैलरी नहीं होती है। आपकी सैलरी है बेसिक सैलरी प्लस जो अलाउंसेज आप अर्न करते हैं, और बेसिक सैलरी अलाउंसेज मिलके ग्रॉस सैलरी बनती है। तो सिर्फ ग्रॉस सैलरी ही आपकी सैलरी होती है, जिसमें से कि आपके पार्ट के डिडक्शंस डिडक्ट होते हैं। रेस्ट ग्रॉस के ऊपर जितना भी एम्प्लॉयर उसमें शो कर रहा है वो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, और वो मिलाकर सीटीसी बनता है। तो सीटीसी टोटल कॉस्ट है, आपकी सैलरी सिर्फ ग्रॉस सैलरी है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। और दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया था वो ये था कि क्या अगर कोई कंपनी पीएफ लेट जमा करती है, पीएफ कंट्रीब्यूशन लेट जमा करती है ईपीएफओ में, तो क्या उस लेट जमा किए गए पीएफ के पैसे पर ईपीएफओ एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट पे करेगी। सो गाइस इसका जवाब है कि पीएफ में एक बार अगर पैसा कंट्रीब्यूट हो गया, चाहे वो लेट ही जमा किया गया हो, तो उस अकाउंट में, उस पीएफ अकाउंट में जितना भी पीएफ कंट्रीब्यूशन है, उस पूरे पीएफ कंट्रीब्यूशन पर ईपीएफओ एम्प्लॉय को इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयर ने पीएफ कंट्रीब्यूशन लेट जमा किया था, तो उसकी वजह से उनको सेक्शन 7Q और 14B के तहत इंटरेस्ट और डैमेजेस का भुगतान ईपीएफओ को करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल कि क्या आपके पीएफ अकाउंट में जमा पैसे को कानूनी तौर पर किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए अटैच किया जा सकता है। सो गाइस इसका जवाब है नहीं। इवन अगर कोई कोर्ट भी चाहे तो आपके पीएफ अकाउंट में जमा पैसे को किसी भी लायबिलिटीज की रिकवरी के लिए अटैच नहीं कर सकती। कोर्ट के पास भी वो अथॉरिटी नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 के सेक्शन 10 में इस चीज के लिए बिल्कुल ही मनाही की गई है। नाउ दैट्स व्हाट आई कॉल द ब्यूटी ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एक्ट। चौथा सवाल, आपकी कंपनी ने अभी तक आपको सैलरी पे नहीं की है, लेकिन आपकी सैलरी से पीएफ डिडक्ट करके उन्होंने जमा करा दिया है। क्या आपकी कंपनी ऐसा कर सकती है? तो गाइस इसका जवाब है हाँ, आपकी कंपनी बिल्कुल ऐसा कर सकती है। इवन ईपीएफओ भी यही कहती है कि आप अपनी एम्प्लॉयज को सैलरी देने से पहले ही उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करके ईपीएफओ में जमा कर दें। दिक्कत तब आएगी जबकि एम्प्लॉयर्स ने आपको सैलरी भी नहीं पे करी है और उन्होंने ईपीएफओ में पीएफ कंट्रीब्यूशन जमा भी नहीं किया है। उस केस में एम्प्लॉयर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। सो गाइस अब हम आ गए हैं 5वें सवाल पे और इस वीडियो के आखिरी सवाल पे। एंड इस सवाल को मुझसे कई सारे लोगों ने पूछा है कि क्या हम जॉब में रहते हुए अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन को स्टॉप करवा सकते हैं। तो गाइज इसका जवाब है नहीं। एक बार अगर आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन शुरू हो गया और जब तक आप जॉब पे रहेंगे तब तक आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये एक मैंडेट है ईपीएफओ एक्ट के तहत। इवन आफ्टर अगर आप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी को ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम भी आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप पीएफ के लिए ऑप्ट इन करें कि ऑप्ट आउट करें। एक बार अगर आपका पहले की कंपनी पीएफ कंट्रीब्यूशन हो रखा है तो बाकी की आगे की सभी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको पीएफ कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। सिर्फ एक ही केस में आप पीएफ कंट्रीब्यूशन से एग्जेम्प्ट हो सकते हैं, जबकि जिस कंपनी को आप ज्वाइन करने वाले हैं वो कंपनी ही पीएफ में रजिस्टर्ड नहीं है। इन दैट टाइम आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप पीएफ से ऑप्ट आउट कर सकें। लेकिन अगर वो कंपनी भी इन फ्यूचर पीएफ कोड ले लेती है देन आपके लिए वो मैंडेट हो जाएगा कि आप पीएफ कंट्रीब्यूशन शुरू कर दें। और गाइस इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि कई बार ऑनबोर्डिंग के टाइम में जब एम्प्लॉयज ज्वाइन करते हैं उनसे मैं फॉर्म 11 फिल कराता हूं तो मुझे पता चलता है कि उनका यूएन पहले से ही जनरेटेड था, लेकिन उनका पीएफ डिडक्शन पिछली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो रहा था। पूछे जाने पर कि ऐसा क्यों, तो इन दैट केस वो आंसर देते थे कि पिछली कंपनी ने उनको ऑप्शन दिया कि क्या पीएफ कटवाना चाहते हो कि नहीं कटवाना चाहते हो, एंड उन्होंने ऑप्ट किया कि वो पीएफ नहीं कटवाना चाहते हैं, इसलिए कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो गाइस मैं आपको सिंपली ये बता दूं कि अगर कोई एम्प्लॉई पहले से पीएफ में रजिस्टर्ड है और आप उसको उस केस में ऑप्शन नहीं दे सकते हैं कि पीएफ में रजिस्टर करना है कि नहीं करना है, वो एक मैंडेट है।
करना ही पड़ेगा। और अगर आप जानबूझ के उस एम्प्लॉय को ऑप्ट आउट करा रहे हैं पीएफ में से जस्ट टू सेव कंपनीज कॉस्ट, इन दैट केस समझ लीजिए कि ये आगे जाकर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। तो ऑलवेज अवॉइड दिस सिचुएशन एंड ऑलवेज रिमेंबर, वंस अ पीएफ मेंबर ऑलवेज अ पीएफ मेंबर। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपके पास भी ऐसे ही कुछ सवाल हैं जिनका आंसर आप चाहते हैं तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कमेंट सेक्शन में उनका आंसर देने की, एंड जरूरत पड़ी तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो आपके क्वेश्चंस के लिए भी बना के लेके आऊंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ गुड डे, बाय बाय।